आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। कुजर कुलगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। इलाके में कल दहशतगर्दों और मिलिटेंटों के बीच एक एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन शुरू किया गया था। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। महलूक मिलिटेंटों में बासित अमीन बट, साकिना फरसल और साकिब अहमद लोन साकिना बावरा के कुलगाम शामिल हैं। दोनों का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से बताया गया है। इनके कब्जे से 2 AK-47 राइफलें और दीगर मवाद बरामद किए गए हैं। एक झड़प शुरू हुई जो तकरीबन 5 घंटे के बाद जो है इख्तिताम पजीर हुई और हम आपको बताएं कि इस झड़प में जो है 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इत्तला है। जैसा कि रियासती पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा कि 2 मिलिटेंट जो है इस ऑपरेशन में जो है मारे गए हैं। हम आपको बताएं कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे एक एनकाउंटर शुरू हुआ जो तकरीबन 4-5 घंटे तक चला। इसमें जो है दुतरफा गोलाबारी जो है वो हुई और इसमें जो रियासती पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा 2 मिलिटेंट जो हैं वो अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने बदउनवानी में मुलविस 10 पुलिस एहलकारों के खिलाफ तहकीकात की इजाजत दे दी है। इन पुलिस एहलकारों में ASP और SSP रैंक के अफसरान भी शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से अंडर सेक्रेटरी मनीष कुमार ने इस मामले में अपने अहकाम जारी किए हैं। करप्शन में मुलविस पुलिस एहलकारों में SSP जुबैर अहमद खान, ASP फरहद जिलानी, रिटायर्ड डिप्टी SP मुश्ताक अहमद, निसार अहमद, अब्दुल रशीद, फरीद अहमद, बिलाल अहमद, नजमुल गनी, सैयद तशवीर और तौसीफ अहमद शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज कुपवाड़ा के 2 रोजा दौरे पर जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर जिला कुपवाड़ा में रात के आराम के लिए कयाम करेंगे। इंतजामिया की जानिब से LG के सफर के लिए तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस दौरे से जिले के लोगों में उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। तो मनोज सिन्हा का कुपवाड़ा का 2 दिनों का दौरा होगा और इस दौरे के साथ ही ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वहां जो लोग हैं उन्हें इस उम्मीद में वो जो है उनका इंतजार एक तरह से कर रहे हैं कि वो आएंगे तो उनके लिए कुछ सौगात भी जरूर लेकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में पार्टी दफ्तर का दौरा किया। उन्होंने पार्टी कारकुनों और दीगर वफूद से मुलाकात की। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह पर ED के छापों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है और अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इंडिया अलायंस से खतरा महसूस हो रहा है। महबूबा मुफ्ती जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी की भी हिमायत करती नजर आई। है इस वक्त ये हर महाज पे फेल हो गई है। नौजवानों को रोजगार देने में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि गरीब जो है इस वक्त जहर खाने की दातार पे पहुंचा हुआ है और हर तरफ हाहाकार मची हुई है। ऐसे में ED BJP का दायां हाथ बन चुकी है तो अपोजिशन का ये मुकाबला कर नहीं पाते हैं। खासकर जो इंडिया अलायंस बना है उससे खौफजदा हैं, डरे हुए हैं और इसलिए ED का इस्तेमाल करके पहले लोगों पे इल्जाम लगाते हैं। जब वही लोग BJP में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं ये अच्छे लोग हैं। अब तो ये एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है BJP का अपोजिशन को दबाने के लिए। अपनी नाकामियां, अपनी बेरोजगारी, अपनी महंगाई और जो मणिपुर से लेके उज्जैन तक 12 साल की बच्ची से लेके 80 साल की औरत हो, 40 दिन की बच्ची हो, उनका बलात्कार होता है और बलात्कारी जैसे पहलवान बच्चियों के बलात्कारी इनके मेंबर पार्लियामेंट है। तो इन तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए रेड्स मारे जाते हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और यहां तक कि लद्दाख के लोग BJP के खोखले नारों से तंग आ चुके हैं और रियासत की वापसी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर खित्ते के लोग मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करने के लिए असेंबली और दीगर इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन बीजेपी जानबूझकर इसमें ताखीर करा रही है। यहाँ पे है लोग भारी बहुमत से यहाँ पे चुनाव के सिलसिले में अपना रोल यहाँ पे अदा करेंगे और हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत भी इसी से होगी, क्योंकि लोगों ने महसूस किया यूटी बनने के बाद जब उनकी ज़मीन, उनके हर एक चीज़, उनके नौकरियों में कहीं ना कहीं उनको खतरा दिखाई दिया। आज वो भी स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे लेजिस्लेटर बने। तो ये सारे मुद्दे हैं जिससे लोग प्रभावित यहाँ पे हुए और भीड़ के तरीके से, जज्बात के साथ, बड़े जोश के साथ वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। हमें लगता है कि अच्छा ही नतीजा आएगा। 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है लद्दाख में, कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी? नहीं, चुनाव तो वहां पे है, लेकिन लोगों के सामने जो वादे किए थे, कितनी बार पूरी नेशनल लेवल की लीडरशिप को उनको बुलाना पड़ा, क्योंकि वो लोग अभी सेटिस्फाई नहीं है। हम समझते हैं कि इन सब चीजों को देखें, ये शुरुआत नहीं, उसके बाद पंचायतों के भी अब बीडीसी, डीडीसी सारा उसके बाद यहाँ पे है। लोगों को जो उम्मीद थी, खासकर जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को, कि हमें रियासत का दर्जा वापस मिले और तभी लोग जो हैं वो सेटिस्फाई हो सकेंगे। और चाबी है कि ये चुनाव जमहूरियत को बहाल करने के लिए कांग्रेस ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और इसके साथ साथ अब जो आने वाले चुनाव हैं लोकसभा के, और अब जो ऑपोजिशन पार्टी है उन्होंने 10 अक्टूबर को प्रोटेस्ट भी करना है, कांग्रेस पार्टी किस तरह से इसमें एक्टिव रोल प्ले करेगी? पूरा सब गठबंधन पूरा बराबर है, मिलजुल के सब हम लोग करेंगे। एक सिंपल तौर पे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यहाँ पे होगा, पीसफुल पे एक आम आवाज यहाँ पे निकले कि लोग जो हैं वो इनसे खफा है कि जम्मू को टोटली टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये लोग नहीं बना सके, बेरोजगारी चरम सीमा में पहुंचा दी। स्मार्ट मीटर, जो मीटर नहीं भी लगाओ तब भी उसकी रीडिंग बड़ी तेज आती है। बुलेट ट्रेन लोगों ने देखी नहीं होगी, लेकिन स्मार्ट मीटर के जरिए बुलेट ट्रेन की रफ्तार उस स्मार्ट मीटर के माध्यम से नजर आती है। लोगों की पेइंग। और उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। रविंद्र रैना ने अपोजिशन जमातों पर सख्त तनकीद की। रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग उनसे पूछते हैं कि जब जम्मू कश्मीर मुश्किल में था तो वो एहतजाज के लिए क्यों नहीं गए। जब लोग दहशतगर्दी की वजह से मुश्किलात का शिकार होते थे और हड़ताल की कॉल दी जाती थी, तब अपोजिशन जमातों ने एहतजाज क्यों नहीं किया। आज जब जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए अध्याय लिख रहा है, आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली के मंजर हैं, और ऐसे में गुपकार गठबंधन के ये तमाम विपक्षी नेता एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। हर रोज एक नई साजिश रची जाती है। 70 साल गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी लोगों को अपने हक की जद्दोजहद करनी पड़ी। उस वक्त कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने कभी धरना नहीं दिया। पहाड़ी कबीले के लोग अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहे। कभी गुपकार गठबंधन के नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने कभी धरना नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी कम्युनिटी के लोग अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहे। कभी मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा और कांग्रेस के नेताओं ने यहां कभी धरना नहीं दिया। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज 70 साल अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करता रहा। उनके हक और इंसाफ के लिए कभी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वालों ने धरना नहीं दिया। कहां थे ये गुपकार गठबंधन के नेता? कहां थे मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, जब जम्मू कश्मीर के अंदर 2018 में यहां शहरी इलेक्शन अर्बन लोकल बॉडीज के अनाउंस हुए थे और इन्होंने बाइकआउट्स कॉल दी थी, इन्होंने पंचायत के इलेक्शन की मुखालफत की थी, इन्होंने शहरी इलेक्शन की मुखालफत की थी, और आज कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने चले हैं। तब क्या था?
आवाम के सामने इनको जवाब देना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी गुप्तकार गठबंधन के नेताओं को, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ इन्होंने इस्तेसाल किया, जो जम्मू कश्मीर की। और उधर अपनी पार्टी के लीडर मोहम्मद अशरफ मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के एक हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। मोहम्मद अशरफ मीर ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ही थे जिन्होंने 1987 के इंतखाबात में धांधली की थी। उनके बेटे उमर अब्दुल्ला अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए हुकूमत में वजीर थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात से खेला है। आज हम इंतशार से गुजर रहे हैं और यह सब अब्दुल्ला खानदान की वजह से। वाज़ेह है कि फारूक अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया था। देखिए, मुझे हैरानी होती है कि इतने बड़े सीजन पॉलिटिशियन ने ऐसा बयान दे दिया है जिसकी कोई बुनियाद भी नहीं है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ए टीम हो या बी टीम हो, डॉक्टर साहब हमेशा हुकूमत में रहे हैं और मरकज के साथ उसमें शान बशाना साथ थे। अगर देखा जाए पास्ट में तो वाजपेयी के टाइम पर उनके बेटे वहां पर एक कैबिनेट मिनिस्टर थे और एक्सटर्नल 2-3 पोर्टफोलियो पे रहे हैं वो उनके बेटे। और इसी तरह फारूक साहब का साजगांठ तो हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। उसकी ये भी अक्कासी आप कर सकते हैं। आप देखिए कि फारूक अब्दुल्ला का जो उन्होंने यहाँ पर स्कैम्स किए हैं उस पर वो फाइलें बीजेपी छुप करके बैठी है। मुझे समझ नहीं आ रहा बीजेपी या हमारे गवर्नर साहब वो फाइलों को क्यों नहीं खोलते हैं ताकि ये देखें कि सच का सच और झूठ का झूठ निकले। ये इनकी साजगांठ, इनकी साजिश है, इनके साथ मिले हैं। हमने नई पार्टी बनाई, हमने कोई रिश्ता ही नहीं अभी किया है, तो बी टीम कहां से आया और ए टीम किसको ये बोलते हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। कोई इनसे पूछे कि ए टीम क्या है और बी टीम क्या है। आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक दौर था, उन्होंने यहाँ के आवाम को दिया क्या। आप देखिए पहाड़ी वर्सेस गुजर, उनको क्या बेरोजगार ऐसे ही रखा, उनके कम्युनिटीज में डिवाइड किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टाइम पर। यहाँ पर जब 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में आई, किस तरह वो हुकूमत बनी, किस तरह उनके बैलेट बॉक्स भरे गए और हुकूमत पर फारूक साहब को बिठाया गया। जो कुर्बानियां यहाँ दी गई उसका सौदा किया गया कि महज एक कुर्सी के लिए। 96 यहाँ के कश्मीरी के बच्चे को पता है कि हुकूमत पर जब आए और फिर जब ऑटोनॉमी आई तो फिर इस ऑटोनॉमी का क्या हाल हुआ, ये यहाँ कश्मीरियों को सबों को पता है। जो वो पीरियड, लीन पीरियड उसमें जिसमें मिलिटेंसी का एक दौर था 89 से, उस दौरान देखो कितनी किलिंग्स हुई, कितनी क्या होगी, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी को भी बीजेपी की बी टीम करार दिया था। डीपीएपी के चीफ तर्जुमान सलमान निजामी ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी बुनियाद खो चुकी है। उन्होंने सवाल किया है कि जब जमीन की बेदखली हुई तो वो कहां थे। फारूक अब्दुल्ला साहब का हम एहतराम करते हैं, 85 साल की उम्र है, अब उनको तौबा करनी चाहिए। इतना गुमराह मत करें लोगों को। बहुत कत्लेआम हुआ, बहुत खून खराबा हमने देखा। और गुलाम नबी आजाद साहब का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। आजाद साहब ने काम किया लोगों का, उन्होंने झूठे वादे नहीं किए, उन्होंने सत्ता की लालच में कॉम्प्रोमाइजेज नहीं किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले जनता पार्टी, फिर उसके बाद वाजपेयी जी की बीजेपी में उमर अब्दुल्ला साहब मंत्री रहे। और उस वक्त जो है सैफुद्दीन सोज साहब ने जुर्रत का काम किया कि बीजेपी की सरकार गिराई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी 3 एमपी थे उन्होंने बीजेपी को वोट डाला। तो उसके बाद भी आर्टिकल 370 जो हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर का कोई भी नेता दिल्ली नहीं जाता है, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 एमपी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, मसूदी साहब जाते हैं और हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। अब क्या डील हुई वो भी आगे आपको बताएंगे आने वाले वक्त में। तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा 370 था। आपने पार्लियामेंट में खामोश रहे। आप क्यों खामोश रहे आपके एमपी? आज आप कह रहे हैं हम धरना करेंगे, इलेक्शन होने चाहिए। धरना आपने 370 पे क्यों नहीं किया? धरना आपने लैंड डिविजन ऑर्डर के खिलाफ क्यों नहीं किया? आप बेडरूम में बैठते हैं, सिर्फ दूसरों को कहते हैं ये वो टीम है, ये सरकारी है। अरे बीजेपी के साथ तो आप शामिल थे। महबूबा मुफ्ती जो है बीजेपी को लाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। आरएसएस के दरवाजे कश्मीर के लिए उन्होंने खोले।
उस आर्टिकल 370 बीजेपी के मंशूर में कई सालों से था, उसके बावजूद पीडीपी ने उनके साथ हाथ जोड़ा। अब आप हमें कहते हैं, हम जहां भी गए, मैं ईमान कह सकता हूं आपको, हम जहां भी गए लोगों ने बोला जनाब हमें इन तंजीमों की जरूरत नहीं है, हमें आजाद साहब चाहिए। अब हमें इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में आपने श्रीनगर में हमारा प्रोग्राम देखा, घास कटाई में भी हजारों की तादाद में लोग आजाद साहब को सुनने आए। आजाद साहब को सुनने इसलिए आए क्योंकि उन्होंने आजाद साहब का काम देखा है, उन्हें झूठ नहीं बोला। तो इन तंजीमों को लोग रिजेक्ट कर चुके हैं कि सिर्फ अंदर बैठ के तबसरे करते हैं, जमीन पे जीरो हैं। वो जाए हमारे सामने, मैं चैलेंज करता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को, आए हम। और किश्तवाड़ पुलिस ने जम्मू कश्मीर में गैर मुल्की रोहिंग्या खवातीन को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए तहसीलदार और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खवातीन के नाम का आधार कार्ड भी था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन दच्छन में एफआईआर दर्ज की है। बताया जाता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट सितंबर 2020 में जारी किया गया है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस खातून के कागजात कहां तैयार किए गए थे। इसमें जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारा पुलिस स्टेशन दक्षिण की जुरिस्डिक्शन में, वहाँ कुछ इंडिविजुअल्स जो है रोहिंग्याज हैं, बर्मा के रहने वाले, और स्पेशली लेडीज जो हैं वो शादी किए यहाँ लोकल्स के साथ, उसके बाद यहाँ सेटल हो गए, उनके बच्चे भी हैं। बट उन्होंने उनके जो हस्बैंड है उसने अलॉन्ग विद द जो हमारा सेटअप है एडमिनिस्ट्रेशन का, उनको मिसलीड करके उनका एक इंडिविजुअल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट एसेंशियली उसी को मिलेगा कि द वन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और वो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना गया, हम उसको मान के चलते हैं कि फेक है और नॉट एज पर रूल्स। इस चीज को सामने और मद्देनजर रखे वी हैव रजिस्टर्ड वन केस, एफआईआर नंबर 22/2023, पुलिस स्टेशन दच्छन। सो इसमें जो फेक डॉक्यूमेंट की प्रोविजंस हैं, सेक्शन 467, 468, 471, 120 BIPC 420। प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट जम्मू में शुरू हो चुका है। टूर्नामेंट का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुशीर RR भटनागर और कमिश्नर सेक्रेटरी सकाफत और सियाहत ने किया। टूर्नामेंट में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 126 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट को JNK टूरिज्म ने स्पॉन्सर किया है और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के तहत जम्मू तवी गोल्फ कोर्स ने इसकी मेजबानी की है। थर्ड एडिशन है JK ओपन का और ये दूसरी बार यहाँ जम्मू तवी गोल्फ कोर्स पे होल्ड किया जा रहा है। आप जानते हैं कि JNK बदल रहा है और उसी क्रम में टूरिज्म और गोल्फ दोनों का जो एक बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज है वो भी JNK बहुत बखूबी ऑफर करता है। 1,60,00,000 टूरिस्ट अभी तक JNK में इस वर्ष आ चुके हैं और जो JNK का नया बदलाव है जिसमें शांति, प्रगति, डेवलपमेंट, ग्रोथ, उसी के क्रम में आज यहाँ पर PGTI के साथ और जम्मू JNK टूरिज्म के साथ यहाँ पर ये PGTI JK ओपन होल्ड किया जा रहा है। इसमें देश के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर्स भी भाग ले रहे हैं और ये निश्चित रूप से जो हमारी पहल है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने की और खेलों को बढ़ावा देने की, उन दोनों के लिए ये एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। स्पोर्ट्स में भी आपने देखा है कि कितना बल दिया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर गांव से लेकर पूरे UT लेवल और नेशनल लेवल तक का और बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स यहाँ पर होल्ड किए जा रहे हैं और हमारे टीम्स, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ JK टूरिज्म को, PGTI को, सिद्रा गोल्फ कोर्स को। निश्चित रूप से ये JNK में हमारे गोल्फ और टूरिज्म दोनों को एक बहुत ही जो है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और उसको बहुत बढ़ावा देगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं प्लेयर्स को आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर अ ग्रेट गेम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
और जम्मू कश्मीर की दुनिया की मशहूर डेयरी प्रोडक्ट कलारी ने जीआई टैग हासिल कर लिया है। इस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके आवाम को यह जानकारी फराहम की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि यह जम्मू कश्मीर के लिए काबिल फख्र लम्हा है। उधमपुर की बसोली पश्मीना और कलारी को जीआई टैग दिया गया है। आपको बताते चलें कि श्रीनगर में G20 सरबराही इजलास के दौरान कलारी को खुसूसी डोगरा फूड के तौर पर पेश किया गया था, जिसकी वजह से यह आलमी सतह पर मकबूल हुआ था। कलारी को जीआई टैग हासिल होने से डेयरी प्रोडक्ट कलारी बनाने वाले अफराद में काफी खुशी देखने को मिल रही है। मेरा नाम अमन शर्मा है। मैं काफ़ी देर से ये कलारी का काम कर रहा हूँ। एक काफ़ी खुशी की बात है कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ जो हमारी यूटी सरकार है, इन्होंने जो हमारी जो कलारी जो एक लोकल प्रोडक्ट था, इससे जीआई टैगिंग इसे प्रदान की है। इससे काफ़ी फ़ायदा मुझे लगता है होगा। जीआई टैग लगने से सबसे बड़ी बात तो ये है कि कलारी को एक अलग पहचान मिली है। बाहर से कोई भी यहाँ टूरिस्ट आता है, कल को आप सर्च भी करेंगे लोकल फूड को, तो सबसे पहले उस पर कलारी जो है वहाँ उभर कर आएगी। एक फ़ायदा हुआ है हमारे जो कलारी के व्यवसायियों को। दूसरा, जो हमारे यहाँ पे बेसिकली कलारी जो बनती है लोकल, यहाँ जो गांव में बनती है, जो महिलाएं हैं घर की, जो यहाँ लोग हैं वो गाय भैंसे सबने पाल रखी हैं, तो थोड़ी थोड़ी स्तर पर जो है हर कोई कलारी की बनाता है। तो लेकिन उन्हें बात यह है कि उन्हें अच्छा दाम नहीं मिल पाता था। इससे ये उम्मीद जागी है कि कलारी का व्यवसाय जो है इससे थोड़ा फैलेगा। इसकी जो कीमत, जो अच्छी कीमत जो है ग्रामीण लोगों को कलारी की मिल पाएगी। मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप है जो कलारी के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो हमने 3 साल पहले शुरू किया था। बैक इन दोज डेज कलारी के बारे में लोगों को तो पता था, लोकल लोगों को, लेकिन बाहर के लोगों को नहीं पता था। तो हम उधमपुर से शुरू किया। तो उधमपुर में काफ़ी सारे आर्मी के लोग कस्टमर्स थे, तो दे काइंड ऑफ गॉट टू नो कि हाँ भाई कलारी एक ऐसा लोकल चीज़ है। चीज़ के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, लोकल चीज़ के बारे में। तो अभी हम देखते हैं, हमें एक काइंड ऑफ जीत महसूस होती है कि चलो आफ्टर 3 years ऑफ स्टॉप बीइंग इन द बिजनेस, अभी कलारी को जीआई टैगिंग मिल गई है। जो आज हमने दोपहर का ऑफिस एलजी के ऑफिस से जो ट्वीट आया उसको देखने के बाद, तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी। एक काइंड ऑफ ऐसे लगा कि जीत मिल गई है, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं कि जो हम कलारी सोर्स करें वो लोकल प्रोड्यूसर से ही सोर्स करें। मैं आपको ये बताते हुए मुझे काफ़ी हर्षोल्लास हो रहा है कि आज हमारी जीआई टैग जो कलारी है उसको जीआई टैग मिला है। और ये मुझे ही नहीं, पूरे उधमपुर के लोगों के लिए गर्व की बात है। पूरे जो इस व्यवसाय के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जो हमारी माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं, उन सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है आज। क्योंकि जीआई टैग का मतलब जो है, अब हमारे एरिया की पहचान, जैसे नागपुर को संतरों से जाना जाता है, ऐसे उधमपुर को कलारी के नाम से जाना जाएगा।